आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए आपको कुछ फिजिकल टर्म को समझना पड़ेगा। बेसिक है, फंडामेंटल टर्म है। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हैं। ये इमेज यूनिवर्स का है, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं। पहले हम ये पता करेंगे कि ये पूरा यूनिवर्स किन चीजों से मिलकर बना है। तो ये पूरा यूनिवर्स दो ही चीजों से मिलकर बना है। पहला है मैटर, जिसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं, और दूसरा है रेडिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं विकिरण, या फिर इसको आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं एनर्जी, ऊर्जा। तो ये पूरा यूनिवर्स दो ही चीज से मिलकर बना है, मैटर मतलब पदार्थ, और दूसरा रेडिएशन मतलब विकिरण। मैटर के बहुत सारे टाइप्स है, रेडिएशन भी उसको एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टर्म आ जाएगा उसमें। तो हम उन बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स है मैटर और रेडिएशन से ही मिलकर बना है, मतलब ऊर्जा से मिलकर बना है। और इन पदार्थों में, इन मैटर में एक प्रॉपर्टीज होता है फोर्स लगाने का, बल लगाने का। मतलब कि पदार्थ, मैटर किसी दूसरे मटेरियल पदार्थ पर बल लगाता है। हमारे नेचर में इस तरह का फिनोमेना होते रहता है। तो ये मैटर जो बल लगाता है, इसका भी दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। पहला तो ये कि मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल पर फोर्स कैसे लगाता है, उसका कारण क्या है। तो पहला है मास के कारण, मतलब द्रव्यमान, और दूसरा है चार्ज के कारण, मतलब आवेश। हम यहां देखते हैं कि मटेरियल मास के कारण और चार्ज के कारण कैसे फोर्स लगाता है। तो ये बेसिक बात है, आप जानते हैं। मास के कारण जो ये फोर्स लगाता है वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो मटेरियल मास के कारण एक फोर्स क्रिएट होता है। हर एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगाता है, उसका रीजन है मास, और मास के कारण जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है चार्ज के कारण जो फोर्स लगाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल। विद्युत बल
ऐसा नेचर में पूरे यूनिवर्स में 4 ही तरह का फोर्स होता है। फंडामेंटल जो फोर्सेज है वो 4 तरह का है। पहला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे ऐसे तो 5 हो जाएगा, हम कह सकते हैं, लेकिन उसको कंबाइन करके 4 कर दिया गया। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा हो जाएगा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा हो जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये दूसरा जो टाइप्स है फोर्सेस का, उसमें है 2 शामिल है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर हम उसको अलग अलग डिवाइड करके बात करेंगे तो वो 5 तरह का हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग और मैग्नेटिक फोर्स अलग, और ये दोनों मिलकर बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि मैटर जो है किसी दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगा सकता है, और उस फोर्सेस का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। उसका रीजन है मास और चार्ज। तो यहां पर पूरा समझाने का ये मतलब हुआ कि हम यहां पर जो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करने वाले हैं, और यहां पर जो हम कंसेप्ट सीखेंगे समझेंगे वो चार्ज के बारे में समझेंगे, क्योंकि चार्ज से ही इलेक्ट्रिक करंट का क्रिएशन होता है। तो हम ये देखेंगे कि चार्ज का बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है। तो आप जानते हैं कि चार्ज ये हर एक मटेरियल में होता है, और ये चार्ज एक रीजन है जो किसी दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगाता है। अब ये जो चार्ज है उस मटेरियल पर कभी रहता है कभी नहीं रहता है। बेसिक है, आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हैं तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि किसी अगर एक पेन को रब करेंगे, अपने बालों में रब करेंगे, रब करने के बाद देखेंगे कि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। और वो पहले पेन किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे रब किए, रगड़े, तो क्या देखे कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि वही मटेरियल पहले कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, आकर्षित नहीं कर रहा था, बल नहीं लगा रहा था, लेकिन रगड़ने के कारण ऐसा उसके अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज आ गया कहीं से कि वो अचानक उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उस मटेरियल के पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उस मटेरियल के पास कभी होता है कभी नहीं होता है। तो वो रीजन क्या है? चार्ज। चार्ज होने के कारण ही वो मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल पर, पदार्थ पर बल लगाता है। अगर वो चार्ज नहीं होगा तो बल नहीं लगाएगा। तो ये चार्ज है क्या? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा मटेरियल, ये पूरा मटेरियल जो है ये किससे मिलकर बना है। तो एटम से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। तो परमाणु का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु के अंदर फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है वो कौन कौन होते हैं, और ये पार्टिकल्स का क्या रोल है उस एटम में। तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैमरा है, टॉर्च है, और एक वीडियो गेम है, और एक डीवीडी प्लेयर है। तो ये सभी डिवाइसेज जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है। कहीं ना कहीं इसमें करंट का कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो बहुत सारे डिवाइसेज है, फ्रीज हो गया, टीवी हो गया, हीटर हो गया, बहुत सारा है, ओवन हो गया। लेकिन यहाँ पर हम जो बता रहे हैं कि ये सभी आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो डिवाइसेस है ये, इसमें बैटरी लगा हुआ है, और ये बैटरी में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और आप यहाँ देखिए
करंट का कंसेप्ट क्या है यहां से। तो आप देख रहे हैं कि झरना, पानी का झरना देख रहे हैं, इस तरह से पानी बह रही है और धारा जो बन रहा है यहां से इस तरह से ये बह रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं वाटर करंट, क्योंकि धारा जो है किसका है, वाटर का है। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां वाटर जो है, पानी है, वो मोशन में है, गति में है, रेस्ट में नहीं है। वाटर के जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो रेस्ट में नहीं है, विराम में नहीं है, वो मोशन में है, यहां देख पा रहे हैं। इसलिए से क्या बोले, वाटर करंट बोले, जल धारा बोलेंगे इसको। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें, तो यहां भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा फिजिकल या फिजिकल क्वांटिटी होगा जो मोशन में होगा। तो यहां पर वाटर करंट को समझने के लिए यहां पर देख रहे हैं कि पानी का एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है, मोशन में है, इसलिए हमने बोला इसको जल धारा। मोशन में है तो करंट लग जाएगा, ये धारा में मूव कर रहा है, ये मोशन में है। तो यहां वाटर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में क्या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी रहता है जो वो मूव करता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, चार्ज, आवेश। ये आवेश ही मूव करता है, तब जाके बनता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये समझेंगे कि आवेश किस में मूव करता है, क्यों मूव करता है और किन डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ये सभी बातों को हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। तो यहां पर आपको चार्ज पता होना चाहिए कि ये चार्ज एक तरह का इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है किसी मटेरियल का, जो आ जाने पर किसी दूसरे पदार्थ पर वो क्या लगाता है, बल लगाता है, फोर्स लगाता है। तो हम ये समझेंगे कि मटेरियल के अंदर वो आता कहां से है। तो यहां पर देख रहे हैं कि मेटल, यहां पर कुछ कंडक्टर्स है। अब ये मेटल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये धातु है और ये चालक है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि इन मटेरियल के अंदर क्या ऐसा रहता है कि वो आवेश मूव कर जाता है, प्रवाहित करता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि तांबा है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है। तो आइए हम समझते हैं कि इन पदार्थों का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक बात है कि कोई भी मटेरियल जो होता है वो एटम्स मिलकर बना है, और ये एटम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इमेज में, आप देख पा रहे हैं एटम्स और एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का। तो देख पा रहे हैं कि यहां पर बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसको हम बोलते हैं नाभिक। और ये जो देख रहे हैं, ये जो पार्टिकल है ग्रीन कलर का, ये सभी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर क्या होता है, वो चार्ज होता है। अब ये जो आवेश का क्रिएशन जो करता है यही इलेक्ट्रॉन करता है। किसी पदार्थ पर अगर वो आवेश उत्पन्न होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आप बेसिक बात जानते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है
वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और आप देख पा रहे हैं कि नाभिक में जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर वाले ऑर्बिट में इस तरह से मूव करते रहता है, मोशन में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस में चार्ज रहता है और प्रोटॉन पर प्लस में चार्ज रहता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड रहता है वो सेम रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है कि न्यूक्लियस सेंटर में वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट में इस तरह से चक्कर लगाते रहता है। लेकिन इस एटम्स का अगर आप स्टडी किए हैं, मालूम है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। जब स्टडी किया गया तो देखा गया है कि इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉनों की संख्या। तो जैसा देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज। तो अगर आप आवेश जानते हैं, आवेश के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आवेश का एक बेसिक प्रॉपर्टीज है कि हम आवेश को ऐड कर सकते हैं, और ये जो एडिशन होगा वो अलजेब्रा की तरह होगा। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए कि यहाँ एडिशन भी दो तरह का होता है, एक वेक्टर की तरह जैसा और एक स्केलर के जैसा। तो स्केलर का जो है वो सम होता है वो अलजेब्रा के जैसा होता है। तो यहाँ पर हम आवेश को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कि मतलब कि एक एटम में अगर 5 प्रोटॉन हैं और तो उसमें क्या होगा, ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल अगर आप ऐड कीजिएगा तो देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस पूरे एटम पर जो चार्ज है वो क्या है, 0 है, न्यूट्रल है, उदासीन है, आप समझ सकते हैं, न्यूट्रल है। तब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी जो एटम्स होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है मतलब कि उस पर जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। लेकिन हम ये देखते हैं कि मटेरियल का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मटेरियल जो है वो 3 तरह का हो जाएगा। कंडक्टर जिसको हम चालक बोलते हैं, इंसुलेटर जिसको हम कुचालक बोलते हैं, और एक होता है सेमी कंडक्टर अर्धचालक। मतलब कि कंडक्टर में ये प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन सभी ये सभी कंडक्टर है, ये कंडक्टर ही है। और इसमें क्या खूबी है कि एट ए रूम टेम्परेचर पर, एट ए रूम टेम्परेचर पर हम देखते हैं क्या कि ये एटम में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर ही अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जो बाहर निकल जाता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाए तो इसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि अगर ये एटम है, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि चलिए इसमें जो है वो क्या है, 3 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी रहता है। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। तो अभी ये फिलहाल क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है ये भी। मतलब कि नेट चार्ज 0 है,
लेकिन जैसे ही हम क्या करें कि ये इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, ये निकल जाए, कहने का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आप देख पाइएगा कि यहाँ से कि ये जो एटम था, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है 2 बचेगा, प्रोटॉन जो है यहाँ पर न्यूक्लियस में वो 3 रहेगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं। तब देखिएगा कि एटम में 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 प्लस चार्ज, है यहां पर, और 2 माइनस चार्ज है। यहां पर क्या था कि 3 प्लस चार्ज तो 3 माइनस चार्ज, टोटल 0 था। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो यहां बाहर में हो गया, यहां चला आया है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कम गया तो 2 हो गया। तो यहां पर आप देखिएगा कि 1 प्लस चार्ज रहेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये अब ये एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, 1 प्लस चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो माइनस चार्ज तो होता ही है, वो माइनस चार्ज हो गया। तो देख पा रहे हैं कि ये एटम अब पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन इसका प्रॉपर्टीज ये है कि ये कंडक्टर के अंदर ही रहेगा। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये कंडक्टर का स्ट्रक्चर है। इसमें देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर का वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस है, ये सभी प्लस है, सब पॉजिटिव है। ये किसी पदार्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि ये सब पॉजिटिव है। और ये जो देख रहे हैं ये सभी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं कि ये एटम में से, ये सभी जो है ये आप देख पा रहे हैं ये एटम्स है, परमाणु है। और ये इन परमाणु में से देख रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, मतलब कि एटम में से बाहर हो चुके हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन देख रहे हैं कि ये मटेरियल के अंदर ही है, इसलिए जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। अगर मान ली जाए कि इसमें 50 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि 50 एटम्स है, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन लेट कीजिएगा तो यहाँ से टोटल क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर पूरी तरह से क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन कंडक्टर के अंदर ही एटम जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। एक रैंडम इनका मोशन होता है, मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं ये। तो आपने यहां पर देखा कि पदार्थ जो है एटम से मिलकर बना है, और इन एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन जोड़ने पर क्या होता है, टोटल 0 हो जाता है।
तो हम ये देखते हैं कि जब हम क्लासीफाई करते हैं, यहाँ से क्लासिफिकेशन करते हैं पदार्थ का, तो कंडक्टर का अलग प्रॉपर्टीज होता है, इंसुलेटर का अलग होता है और सेमीकंडक्टर का अलग होता है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो रिलेटेड है वो चार्ज से रिलेटेड है, और ये चार्ज ही मूव करता है तब जाके इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और ये चार्ज किसमें मूव करता है, तो जो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें होते हैं, कंडक्टर में होते हैं। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ये कंडक्टर का ही है, ये कंडक्टर है, चालक है। तो चलिए आपको पता हो गया है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये मूव करते रहते हैं। तो यहां से हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन। चलिए अब डिफिनेशन पर आते हैं। ये तरह बेसिक बात जो आप पहले से जानते होंगे। यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो रिलेटेड है वो चार्ज से रिलेटेड है, आवेश से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम सिंपल से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक charges, the study of electric charges in motion is called current। इलेक्ट्रिक करंट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं कि गतिमान आवेश का अध्ययन करना, मतलब स्टडी करना, विद्युत धारा कहलाता है। तब समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में हो, मूव कर रहा हो, तो हम बोलेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब गतिमान आवेश का अध्ययन विद्युत धारा कहलाता है। चलिए ये तो बेसिक डिफिनेशन हो गया। आइए इसको थोड़ा सा और डीप बात करते हैं। तो ठीक है, तो ये तो बात रही है कि चलिए अगर चार्ज मोशन में हो तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो ये चार्ज किस में मोशन में होगा, तो आगे हम बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ज किस में मोशन में होता है, किस में नहीं होता है, किस में कम होता है, किस में ज़्यादा होता है। तो रही बात ठीक है कि चलिए आवेश अगर मोशन में हो, गतिमान हो, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। लेकिन इसका कैलकुलेशन किस तरह किया जाए, हम कैसे किसी भी मटेरियल के अंदर आवेश मूव कर रहा है तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब हम ये कह ले कि आपके पास एक नया फिजिकल क्वांटिटी आने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट आने वाला है। इस इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का गणना किस तरह किया जाए, कैलकुलेशन किस तरह से किया जाए, तो आइए इसको समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की गणना। चलिए इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक
current in a conductor across an area held perpendicular to the direction of flow of charge is defined as the amount of charge flowing across that area per unit time। क्या मतलब किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है मूव कर रहा हो, लेकिन कैसा कर रहा हो, उस एरिया के जिससे पास कर रहा है उस एरिया क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे उसको। सिर्फ इतना समझिए कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर चार्ज जो है वो मोशन में है, मूव कर रहा हो, और जिससे पास कर रहा हो वो जो चार्ज होना चाहिए उसके परपेंडिकुलर पास होना चाहिए, लंबवत पास होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर एक टाइम में, एक समय में उस एरिया से, कंडक्टर के उस एरिया से कितना आवेश, चार्ज मूव कर रहा है, गति कर रहा हो एक समय में, पर यूनिट टाइम में, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको थोड़ा हिंदी में डिफाइन करते हैं। किसी परिपथ में प्रति एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ का विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी परिपथ में प्रत्येकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में प्रत्येकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर से हम समझ सकते हैं कि एक समय में उस कंडक्टर से कितना आवेश, चार्ज पास कर रहा है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन। अभी इलेक्ट्रिक करंट का सैंपल देख लेंगे। चार्ज का सिंबल पता है Q, और यहाँ पर
टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो एक रिलेशन हो गया है चार्ज मतलब आवेश और टाइम के बीच, Q और T के बीच का एक तरह का रिलेशन है। यहां पर आवेश और समय के बीच क्या है, रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिक करंट, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसका फॉर्मूला आगे देखेंगे। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? हम ये कहेंगे कि चार्ज मोशन तो करता है, लेकिन क्यों करता है? किसी कंडक्टर में ये आवेश क्यों मोशन करते हैं वो समझते हैं। तो यहां से देखते हैं कि अगर इफ टू बॉडीज चार्ज्ड टू डिफरेंट पोटेंशियल्स। अब ये पोटेंशियल विभव क्या होता है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ऐसा हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड टुगेदर by means of a conducting wire charges begin to flow from one body to another. The charges continue to flow till the potentials of the two bodies become equal. कहने का क्या मतलब है कि अगर दो चार्ज बॉडी है, दो आवेशित वस्तु है, दोनों चार्ज है, तो यहां पर आप पता होना चाहिए कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां कहता है कि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, मतलब कि दो वस्तु है, दो बॉडी है कि दोनों पर चार्ज है, लेकिन यहां पर डिफरेंट है, अलग अलग है, मतलब एक पर प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। और ये दोनों कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, या तो टच करा दीजिए या तो किसी वायर से उसको कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या देखते हैं कि ये चार्ज जो है वो मूव करने लगता है। अब ये किधर से किधर मूव करता है वो देखें, लेकिन ये चार्ज मूव करने लगता है। ये तब तक मूव करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल ना हो, मतलब इक्वल हो जाए।